बेटा बात करेंगे अगले टॉपिक की। भाई क्या इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं प्रायर टू पोर्टफोलियो प्लानिंग। सबसे बड़ी चीज होती है एनालिसिस। सबसे पहले कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आप एनालिसिस तो करोगे, बिना एनालिसिस के कैसे पैसा लगाओगे। अब एनालिसिस दो प्रकार के होते हैं अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जाए। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल तो चलता है, मतलब ये बिलीव करता है 90% मार्केट लॉजिकल है और 10% सेंटिमेंटल है। ये रिवर्स कहता है 10% लॉजिकल है, 90% सेंटिमेंटल है। समझे आप? बाकी अपने अपने कोई 90-10 कह देता है, कोई 80-20 कह देता है, कोई, मेरी बात समझे। हम ये कह सकते हैं फंडामेंटल वाले कहते हैं कि भाई लॉजिकल ज़्यादा है, सेंटिमेंटल कम है, अच्छा शब्द जो रहेगा। और टेक्निकल वाले कहते हैं भाई लॉजिकल कम है, सेंटिमेंटल ज़्यादा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि उसके लॉजिक को समझना कि भाई कंपनी क्यों कहाँ पैसा लगाए। तो इसके लिए दो तरह के एनालिसिस हो जाते हैं, एक इंडस्ट्री एनालिसिस और दूसरा कंपनी एनालिसिस। पहले आप इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, अपने हिसाब से बेस्ट इंडस्ट्री को सिलेक्ट करोगे, फिर उस इंडस्ट्री में डिफरेंट कंपनीज का एनालिसिस करोगे, फिर अपने हिसाब से बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट करोगे। तो आइए इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ना आपको कि दो सिस्टम्स हैं, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल कहता है 90% लॉजिकल, 10% साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कह लो, सेंटिमेंटल कह लो, एक ही बात है। और टेक्निकल कहता है 90% साइकोलॉजिकल एंड 10% लॉजिकल। फंडामेंटल एनालिसिस जो है, अब उसकी चर्चा करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, two important stages are identified prior to portfolio planning, that is industry analysis and the company analysis. The selection of the industry or industries for investment is aided by industry analysis. मैंने कहा ना सबसे पहले आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके अपने हिसाब से बेस्ट इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करोगे जहां आप पैसा लगाओ। अब इंडस्ट्री एनालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है? It study various factors related to demand supply pattern, economic environment, characteristics of economic environment, basic profitability and other relevant factors. एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तो ठीक है ना, जब भी आप पैसा लगाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में तो क्या चीज सोचेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एन असेसमेंट विल बी मेड रिगार्डिंग ऑल कंडीशंस एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट। बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है? अगर आप सोचो प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, हाँ कि ना? तो जो जो चीजें इनको इफेक्ट करें उनको आपने स्टडी करना। अब रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। तो डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा, भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। आज आप बात करें नॉन स्मार्टफोन्स की, तो आप उसमें जाने नहीं चाहेंगे, आपको पता है उसकी डिमांड वीकेंड होती जा रही है। आज बात किसकी कर रहे हैं? स्मार्टफोन्स की। स्मार्टफोन में भी आप लोग बात करने लगे स्पीड की, परफॉर्मेंस की, क्योंकि अब जो फ़ोन को वो एक गेमिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह देखने लगे, सारी चीज़ें उसमें करने लगे। तो मतलब उसी के हिसाब से प्रोसेसर देखते हैं क्या लगा हुआ है, स्पीड क्या है। तो डिमांड एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। कॉस्ट स्ट्रक्चर से डिपेंड करेगा कॉस्ट क्या है, तो उसी से तो प्रॉफिट आएगा। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज ही सुबह, Xiaomi करके जो चाइना की कंपनी, जिसको हम चाइनीज एप्पल कह देते हैं कई बार वहाँ पर लोग, उसका मैं पढ़ रहा था। जब वो मोबाइल लॉन्च करती है तो एट कॉस्ट बेचती है। बड़ी अच्छी बात लिखी है, कहते हैं जो मोबाइल लॉन्च करती है एट कॉस्ट बेचती है।
एंड फॉर प्रॉफिट्स इट लुक एट डिक्लाइनिंग कॉस्ट, सेल्स ऑफ एप्लीकेशंस एटसेट्रा। मतलब एट कॉस्ट बेच दिया, अभी उन्होंने लॉन्च भी किया एक मोबाइल, कंपैरेटिव मोबाइल से 50% कॉस्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, कोई स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है, कॉस्ट कम रखने के लिए। और मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, बाद में पता चला कि ये तो चाइना की काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो बेसिकली ये सब इंडस्ट्री को ही तो समझना है। तो किस तरह से आदमी मूव कर रहा है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से वो कॉस्टिंग अपनी बनाएगा। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, क्योंकि गवर्नमेंट और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को इफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, टैक्स हटा देगी, कॉस्ट गिर जाएगी, सब्सिडी देगी, रेवेन्यू बढ़ गया एक प्रकार से, गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं आपको। नहीं मेरी बात समझ में? तो एन अप्रेजल ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स is essential since the basic profitability of any company depends upon the economic prospects of the industry to which it belongs. Following factors may particularly be kept in mind while assessing the factors relating to an industry. पहला, demand supply pattern of the industry's product and its growth potential. मैं उस दिन पढ़ रहा था, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज जो है लॉस पे चल रही है, पर अगर उनका वैल्यूएशन लगाया जाए तो बहुत हाई आ रहा है। चल लॉस पे नहीं है, वैल्यूएशन बहुत हाई है। रीजन, डिमांड सप्लाई पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त में सारा धंधा ही ऑनलाइन होगा, और हो भी रहा है। मैं कितनी सारी चीजें ऑनलाइन ही खरीदता हूँ, तो उनको क्या लग रहा है भी आज जरूर लॉस मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू निकाल पा रहे हैं, जो कंपनीज रेवेन्यू दे पा रही है, वो आने वाले वक्त में ज्यादा कामयाब होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो डिमांड सप्लाई पैटर्न हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, बोथ थ्रू इक्विटी एज वेल एज डेट्स। बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अमेजन हो गया, मतलब बड़ा सपोर्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू सी द लाइकली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जितना डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स उतने बेटर होंगे। डिमांड का ग्रोथ रेट 20% है, सप्लाई का ग्रोथ रेट 10% है, ये इंडस्ट्री तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी कमाएगी। दिस वुड रिफ्लेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। इन ऑर्डर टू नो द एस्टिमेटेड फ्यूचर वॉल्यूम and the value of output in the next 10 years or so the investment manager will have to rely on the various demand forecasts made by various agencies like planning commission, chamber of commerce etc. बजट आया, सरकार ने कहा भाई 100 सैटेलाइट सिटीज पे हम जोड़ देंगे एग्जाम्पल के लिए, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को क्या मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा, सीमेंट बनाने वाली, लोहा बनाने वाली। तो बजट कैसा आ रहा है, गवर्नमेंट की क्या डिसीजंस हैं, ये सब चीज़ें डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करती हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई 5 स्टेजेस इन लाइफ ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के ये माने जाते हैं 5 स्टेजेस होते हैं, ये मैंने देखा है और बड़े सच है, मैंने अपने जीवन काल में देखा है। इंट्रोडक्शन, जब कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इंडिया में जब सॉफ्टवेयर आया तो हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत सारी कंपनियों का जन्म हुआ, वो डेवलपमेंट में लग गई और हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग को बूस्ट मिल गया, बहुत रैपिड ग्रोथ हुई। ऐसी कंपनीज NIT, एपटेक, इनकी ये पोजीशन थी, गली गली में इनके फ्रेंचाइजीज खुल गए। एक मैं जगह जाया करता था, पीतमपुरा, वहाँ जो मेन रोड थी, मैं हैरान था, उसमें इतने सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स थे ट्रेनिंग के लिए कि उतने पाने वाले नहीं थे, STD बूथ नहीं थे। उन दिनों STD बूथ हुआ करते थे, अब तो STD वैसे ही बंद हो गए। तो हम हंस के कहते थे इतने STD बूथ नहीं है जितने इस वक्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए। इवन लोग कहते थे बड़े बड़े भाई लोगों का भी पैसा लगा हुआ था, मैं नाम नहीं ले सकता, पर उनका भी पैसा कई कंपनीज में लगा हुआ, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर था, क्योंकि कोई फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं थी। तो रैपिड ग्रोथ देख रही थी इंडस्ट्री, कहीं से भी अच्छी नॉलेज एक्वायर करो और चलो US। नारा क्या था, चलो US। जैसे दिल्ली में और स्टेट से लोग आते हैं ना, UP, बिहार,
छत्तीसगढ़ मतलब जो और थोड़े से कम डेवलप्ड, अब तो वो भी वहाँ से भी आने कम हो गए क्योंकि वहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हो गई। भर भर के आते थे, ऐसे इंडिया से भर भर के कहाँ जा रहे थे, यूएस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। वो रैपिड ग्रोथ का पीरियड था। फिर धीरे धीरे देखा कि मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी में मैंने देखा नई नई कंपनीज आनी बंद हो गई। रैपिड ग्रोथ में तो हर रोज पता चलता था किसी ने कुछ लॉन्च कर दिया, किसी हर बिजनेस सेक्टर अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा। बड़ी बड़ी कंपनी उन्हें सब लग गए थे एजुकेशन ट्रेनिंग में, किस बड़े बिजनेस हाउस का नाम लो, सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। फिर मैंने देखा मैच्योरिटी होगी, नए लोग तो आने बंद हो गए, पुराने लोग ही उल्टा थोड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट देके प्राइस बढ़ाने लगे। फिर साथ साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी अपने MBA और MCA चालू कर दिए, इसके अंदर कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर। फिर वो मैच्योरिटी के बाद सैचुरेशन पे चला गया, ठीक है ना। मतलब मैच्योरिटी के साथ साथ एक ही बात है, मैच्योरिटी और सैचुरेशन होती चली गई। लास्ट में डिक्लाइन आ गया। आज पोजीशन ये है कि ये डिक्लाइन है। देख लो, आज आपको प्राइवेट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, सब बहुत सारे IPOs लेके आए थे, तो नहीं आपने नाम भी नहीं सुना होगा। IEC का नाम सुना, इंडिया एजुकेशन सेंटर, बहुत सारे इसने IPO लॉन्च किया। आज पता नहीं उसका क्या है। मैं एक पीछे पढ़ रहा था एक बोर्ड पे, IEC इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे लगता है वो कॉलेज इंजीनियरिंग में चला गया, लेकिन वो कंप्यूटर ट्रेनिंग तो पिट गया हमको। तो ये आज की डेट में, पहले भी होता था पर आज ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है, 5 स्टेजेस। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंडस्ट्री सैचुरेशन पे चली गई है या अपनी डिक्लाइन स्टेज पे चली गई है तो वहां पर फ्यूचर डिमांड की कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री में पैसा ना लगाए। इस वक्त अगर हम देखें तो ई-मार्केटिंग या ई-कॉमर्स साइट्स रैपिड ग्रोथ पे चल रहे हैं। कभी आप देखेंगे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, कई बार तो इस रेट पे वो माल दे देते हैं जिस रेट पे बाजार में नहीं मिल रहा हो। चले, तो पहला तो हो गया डिमांड सप्लाई पैटर्न। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू minus cost. The cost structure of the industry as related to its sale price is an important consideration. कई बार हम कहते हैं भाई ये चीज बड़ी बढ़िया है, आप बता सकते हैं कैसे कहते हैं बढ़िया है? बता सकते हैं? कोई मोबाइल है 50,000 का कंपनी ने लॉन्च किया, हम कहते हैं बेकार है। मैं देखता हूँ इंटरनेट पर रेटिंग आ रही है 2, 2.5। अभी रिसेंटली एक बड़ी कंपनी ने एक बड़ा मोबाइल लॉन्च किया था, नाम नहीं लूंगा, इंटरनेट पे रेटिंग आ रही है 2, 2.5, बेकार है। उस कंपनी ने अपने मोबाइल का रेट 12,000 रुपये घटा दिया। मैं फिर देख रहा था इंटरनेट पे रेटिंग आ रही थी 4, 4.5। रीजन भाई वो महंगे रेट पर तो लग रहा था बेकार है, जब उसी चीज का रेट कम हो गया तो वो बेटर लगने लगा। तो यहाँ पे यही बोला है ना, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री एज रिलेटेड टू इट्स सेल प्राइस। कॉस्ट और सेल, कोई चीज महंगी बनती है, महंगी बिकती है तो भी प्रॉफिटेबल है, कोई चीज सस्ती बनती है, सस्ती बिकती है तो अनप्रॉफिटेबल है। तो ये दोनों का रिलेशन देखना पड़ेगा। इन इंडिया देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज which have a growth potential on account of good demand position. It is obvious that profitability in industry is a vital consideration for the investor, since profit is both a measure of performance as well as source of earning for him. The investment manager therefore may analyze profitability ratio, return on investment, gross profit ratio, net profit of existing companies in the industry. This would give him an idea about the profitability of the industry as a whole. पर्सनली मुझे एयरलाइन सेक्टर अच्छा नहीं लगता इस वजह से, क्योंकि मैंने देखा ओवरऑल एयरलाइंस लॉस में रहता है मोस्ट ऑफ द पीरियड। बीच में अच्छा पीरियड आएगा फिर लॉस में रहेगा। मैंने कई कंपनीज के शेयर्स खरीदे, फटाफट बेचे, जिनके नहीं बेचे उनमें नुकसान ही होता। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न, सब चीज़ों को मेजर करते रहना चाहिए, एक कंपनी का नहीं कई सारी कंपनीज का, तभी आप ओवरऑल इंडस्ट्री का आइडिया लगा पाएंगे। इंडस्ट्री कोई एक कंपनी थोड़ी है, वो तो कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज है। फिर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको औरों से डिफरेंशिएट करती है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फेवरेबल है तो ऐसे सेक्टर में पैसा लगाने का फायदा होता है।
अनफेवरेबल है तो अवॉइड करना चाहिए। जैसे एविएशन इंडस्ट्री है, मुझे नहीं पसंद, रीज़न मैंने बताया क्यों, क्योंकि उसके कुछ पेक्यूलियर फीचर है। एक, फ्यूल पे इतना ज़्यादा चार्ज है, टैक्स भी बहुत ज़्यादा है फ्यूल के ऊपर। दो, फ्यूल पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। दो, फ्यूल जो है इंटरनेशनल पे बड़ा फ्लक्चुएट करता है। तीन, जो उनका स्टाफ है उनकी सैलरीज बहुत हाई है तो स्टाफ नॉर्मली, अब एयर होस्टेस को आप किसी अच्छे होटल के स्टीवर्ड से तो कंपेयर करेंगे पर उसकी सैलरीज ज़्यादा है। पायलट को आप, ड्राइवर कहना तो गलत ही है, पर पायलट को आप एक ठीक ठाक प्रोफेशनल से कंपेयर करेंगे ना, लेकिन उसके फ्लाइट आवर्स को ध्यान में रखते हुए सैलरी देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो एविएशन सेक्टर को ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है स्टाफ की वो बहुत हाई हो जाती है। और इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप देखते हुए आजकल बड़े डिस्काउंट्स देते हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो दूसरा, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी से बड़ी इफेक्टेड होती है। तो इसके ये पेक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स है जो हमें समझना है। कल को हो सकता है इतने सारे पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुल जाएं, एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट्स खुल जाएं कि इनकी सैलरीज भी डाउन हो जाए, तो फिर ये हो सकता है प्रॉफिटेबल हो जाए। अदरवाइज खर्चा तो इसमें बहुत ज़्यादा है। और सेक्टर्स आप देखेंगे उनमें खर्चा कम होता है, तो वो हर एक के अपने पेक्यूलर। होटल इंडस्ट्री को देखिए, जरा सा टेररिज्म फैला नहीं और टूरिज्म डाउन और प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना। अब मान लो किसी कंट्री के अंदर होटल इंडस्ट्री में हम पैसा लगाने की सोच रहे हैं, पर वहाँ लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से टेररिज्म, अनरेस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस वो सब बढ़ गए, तो उसको फिर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पक्की बात है टूरिज्म क्या होगा, कम होगा। किसी कंट्री का नाम वर्ल्ड्स आती होगी, आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बेस्ट डेस्टिनेशंस, टेरर डेस्टिनेशंस, रिस्की डेस्टिनेशंस, इस तरह से उनमें नाम आ जाए तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी इंडस्ट्री में, स्पेशली होटल में पैसा लगाना। तो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव ईच इंडस्ट्री हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स which must be studied in depth in order to understand their impact on working of the industry. For example, certain industries have a fast changing technology. जिनकी टेक्नोलॉजी फास्ट होती है वहां तभी पैसा लगाएं जब पेबैक पीरियड शॉर्ट हो, पता चले जिस काम में वो लगे हैं वो पिट ही गया। तो पेबैक पीरियड ऐसी इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, शॉर्ट, यानी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। इट इज ऑब्वियस दैट इन सच इंडस्ट्रीज technological obsolescence will take place at a faster rate. Similarly, many other industries are characterized by high rates of profit and losses in alternate years, जैसे मैंने बताया एविएशन सेक्टर, होटल सेक्टर। होटल का क्या, ऑक्यूपेंसी से प्रॉफिट बड़े रिलेटेड है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उनकी बहुत हाई है और वो फिक्स्ड ही है। अब एक कमरा ऑक्यूपाई हो जाए तो गेस्ट कितना साबुन, तेल, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेगा, यही तो गेस्ट सप्लाईज है। चार्ज तो रूम का मान लो 10,000 रुपए है, उसने 500, 1000, 1500 का सामान यूज कर लेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा हाई है। तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऑल्टरनेटिवली प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। तो सच साइकिल्स और फ्लक्चुएशंस इन अर्निंग मस्ट बी केयरफुली स्टडीड। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडस्ट्री एनालिसिस। अब इंडस्ट्री आपने सिलेक्ट कर ली, उसके अंदर फिर आप एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन द इंडस्ट्री। अब तो ये कम देखने को मिलता है, पास्ट में कितनी सारी फैक्ट्रियां इसलिए तबाह और बर्बाद हो गई कि लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशन शोर हो गए। हड़तालें, अगर आप आज से पीछे चले जाएं सालों में तो आप देखेंगे मूवीज में भी यही दिखाते थे, वर्कर यूनियन, ट्रेड यूनियन के मतलब ऊपर मूवीज बेस्ड होती, क्योंकि लेबर और मैनेजमेंट का बहुत अनरेस्ट रहता था इकोनॉमी में। अब तो सिचुएशन काफ़ी ईज आउट हो गई। पीछे अगर आपने देखा हो, मारुति का रहा था हरियाणा में, चल रहा है उनका, उनकी जब से आई थिंक राइट सिंस इंसेप्शन ये इशू रहा है, प्रॉब्लम उनका चलता रहे, तो वो अपनी फैक्ट्री कहीं और शिफ्ट करने की सोचते। तो ये बड़ा भारी विषय है। जब मैं, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कैलकाटा पोस्टेड था तो मैं हैरान था। मैं कैलकाटा में मैं अपने कज़न के साथ रहता था भोज में, कलकत्ता के पास है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में आउटस्कर्ट्स हो जाते हैं ना, NCR टाइप। तो वो उसका हमें फ्लैट मिला हुआ था, वो भी जॉब पे था, तो मैं उसके पास रहता था कुछ दिन। तो भोज से मैं डेली कैलकाटा आता था लोकल ट्रेन से। तो बीच में एक जगह पड़ती थी बाटा नगर, तो उस ज़माने में बड़ा अच्छा लगता था। बाटा की फैक्ट्री थी वहाँ, बड़ा साफ़ सुथरा सा लगता था, घर भी बनाए हुए थे वर्कर से, सिनेमा हॉल भी था। तो मैं अपने कज़न से बोला, यार ये अच्छी जगह है, पिक्चर देखने में साफ़ सुथरा सा लग रहा है उस ज़माने के हिसाब से। तो बोला यार यहाँ पे सारा टाइम तो स्ट्राइक रहती है,
तो मैं इतना हैरान हुआ कि भाई इतना सब कुछ बनाया हुआ, एक नगर बना रखा उन्होंने, बाटा नगर, और वहाँ स्ट्राइक देते, तो मुझे आज तक वो बात नहीं भूली। तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन भी बहुत काउंट करता है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगी। द स्टेट ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री also has a great deal of influence on the future profitability of the industry. The investment manager should therefore see whether the industry under analysis has been maintaining a cordial relationship between labor and management. तो ये सब बातें ध्यान देनी। अब आपने इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली, तो अब आप चले जाओ कंपनी के एनालिसिस। अब आप कंपनी देखो उनमें कौन सी अच्छी है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? साइज एंड रैंकिंग करना चाहिए। साइज एंड रैंकिंग, रैंकिंग करो, साइज करो। कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी का रैंक तो बहुत अच्छा है पर साइज बहुत छोटा है, तो वो रिस्की हो जाती है कि कोई भी बड़ा प्लेयर आके उसको मार देगा। मेरी बात समझ रहे? तो साइज बड़ा होने से क्या होता है, उसकी कैपेसिटी टू फेस कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सोच के देखो, पास्ट में ऐसा हुआ है, कई सॉफ्टवेयर कंपनीज छोटी थी, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी थी, हमने पैसा लगाया, पता चला जिस प्रोडक्ट में वो डील करती थी उस प्रोडक्ट में कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने आके अपने 50% रेट पे काम करना शुरू कर दिया, वो कंपनी साफ ही हो गई। The position of the company in the industry group with reference to market share, capital employed, turnover and other similar criteria is started. ये सब ये चीजें जरूरी है। कहते नहीं है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो वाली बात। ग्रोथ रिकॉर्ड, the rate of growth in sales, capital employed, profits and earnings are important criteria in selection of the right company. फिर फाइनेंशियल एनालिसिस, an x-ray of the financial statement is a great guide to detect strengths weakness of the company. जिन लोगों ने TCS, इन्फोसिस को इस बेसिस पर बहुत साल पहले पहचान लिया था और जिन्होंने उसमें पैसा लगाया, आप देखिए वो कितनी आगे निकले। और जब ये कंपनी बड़ी हो गई, जैसे सत्यम बड़ी हो गई, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस लोगों ने ठीक से नहीं किया, उसका एक्सरे सही नहीं हुआ, तो आपने देखा लोगों को नुकसान हो गया और उनके डायरेक्टर जेल में भी चले गए। तो ये बड़ा जरूरी है, फाइनेंशियल एनालिसिस, रेजिंग ऑफ क्वेश्चंस। मैनेजमेंट रेपुटेशन, आज भी आप देखेंगे हमारे देश के अंदर टाटा ग्रुप हो गया, इनकी रेपुटेशन कंपैरेटिवली अच्छी है, ऑनेस्ट माने जाते। एक दो ग्रुप और है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेते थोड़ा प्रॉब्लम लगती है। जैसे मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, टाटा ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में है और उसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपये, और एक उसी सेक्टर में एक दूसरा भी ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है, उसकी अर्निंग पर शेयर 40 रुपये। ध्यान दीजिए, टाटा की अर्निंग पर शेयर 10 है, उसकी 40 है, फिर भी मैंने देखा है टाटा के शेयर की वैल्यू उससे ज़्यादा है। रीज़न, वो 40 रुपये कमाने के बाद भी ना 1 या 2 रुपये डिविडेंड देता है, और टाटा 10 रुपये कमाने के बाद भी मतलब 5 रुपये डिविडेंड दे रहा है। तो लोगों को लगता है यार ये कंपनी बेटर है। पास्ट मैंने देखा ऐसे, पास्ट कंपनी जैसी रिकॉर्ड देखा है, अर्निंग EPS बहुत हाई है, डिविडेंड देते ही नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे बस ये दिखावटी EPS है, खुद ही खा जाते हैं सारे पैसे, री इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब अल्टीमेटली लॉन्ग रन में तो डिविडेंड दें। अगर आप ऐसी कंपनीज को देखें ना, MNC वगैरह, आप तो हैरान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे देख के। MNCs का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, 80% कमाई बांट देते हैं। 40 रुपये कमाए, 30 रुपये बांट दिए, हर 2 महीने बाद डिविडेंड आ रहा है, सारा साल डिविडेंड आता रहता है। और ध्यान से सुनिए, बुक वैल्यू पर शेयर समझते हैं ना, रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने देखा MNCs की बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है 15 रुपये, मार्केट में चल रहा है रेट 400 रुपये। टाटा जैसे ग्रुप की मैंने देखा कि बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है 600 रुपये, मार्केट में रेट चल रहा है 400 रुपये, क्योंकि लोगों को उतना उनके मुकाबले उतना फेथ नहीं है। और जो तीसरा मैंने ग्रुप बताया था, जो नाम तो उसका अच्छा है, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है 1500 रुपये और मार्केट में रेट चल रहा है 400-500 रुपये। यानी लोग कहते हैं, मतलब लोग है तो कंपनी की शेयर होल्डर्स की, तो बुक वैल्यू पर शेयर तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको उसके बावजूद विश्वास नहीं था, पता नहीं कुक डे क्या है, उनको किस पे विश्वास है? MNCs पे, हिंदुस्तान लीवर, कॉलगेट। कहते हैं ये सही मायने में कमाती है, डिविडेंड बांटती है। एक समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट रेपुटेशन बड़ा काउंट करती है किसी भी चीज में पैसा लगाने। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, उस कंपनी के
अपने लेबर मैनेजमेंट रिलेशन कैसे है। पहली बात तो उस इंडस्ट्री को अवॉइड करिए जिसके लेबर मैनेजमेंट रिलेशन खराब हो। पर आपने देखा ये इंडस्ट्री में लेबर मैनेजमेंट रिलेशन ओवरऑल अच्छे हैं, फिर उस इंडस्ट्री के अंदर उन कंपनी को इग्नोर करने की कोशिश करिए जिनके लेबर मैनेजमेंट रिलेशन खराब है। ठीक है ना, कोई काम तो लेबर नहीं करना, लेबर नहीं करना, वो ही नहीं होगी तो। अच्छा, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप शेयर खरीदते क्यों हो, बेचने के लिए। एक कंपनी है मुझे याद है, हॉवर्ड होटल्स करके थी, मेरे पास उसके शेयर है। जब बहुत तेजी आ जाती है स्टॉक मार्केट में, हाहाकार मचा होता है, तब वो बिकना शुरू हो जाता है, और जब मंदी आ जाती है वो बिकना ही बंद हो जाता है, बेच ही नहीं सकते, तो फिर वो बेकार ही होगा। इस तरह के शेयर डेड इन्वेस्टमेंट बन के रहते हैं। अब हमने बात कर ली किसकी, फंडामेंटल एनालिसिस। अब कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो क्या है, बहते पड़ाव के हिसाब से। आंधी तेज आ रही है तो बोलेंगे और आंधी आएगी, धूप आ गई भाई साहब और धूप आएगी। वो तो बहते हुए सेंटीमेंट्स, बहते हुए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के हिसाब से चलते हैं। वो ऐसे कहेंगे अगर शेयर ये 20% बढ़ गया तो फिर ये 30% भी बढ़ सकता है। मतलब वो मूवमेंट्स देखते हैं, डिमांड सप्लाई देखते हैं, वो लॉजिक्स की बात नहीं करते। वो कहते हैं भैया डिमांड सप्लाई है, अगर शेयर बढ़ रहा है तो कोई बात है, हमें क्या पता क्या बात है, बढ़ रहा है ना। तो ये वो ट्रेंड एनालिसिस, इन चीजों को देखते, मूवमेंट्स को देखते। जैसे एक शराबी है, शराब पी के जा रहा है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दो बंदों ने शराब पी और वो वॉक कर रहे हैं। जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो देखेगा दोनों ने कितनी कितनी शराब पी है, दोनों को शराब पीने का कितना शौक है, वाइन पीने का, उसके हिसाब से बताएगा कि कौन गिर जाएगा चलते चलते। और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ये नहीं पूछेगा किसने कितनी ड्रिंक की है, वो देखेगा दोनों चल कैसे रहे, जिसकी चाल में लड़खड़ाहट होगी ये गिरेगा। मेरी बात समझे। फंडामेंटल एनालिस्ट कहेगा बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से, बच्चा कितनी देर पढ़ता है, कितना इसका दिमाग है, इसकी बात करेगा। टेक्निकल कहेगा पिछली बार कितने नंबर आए थे 60, उससे पिछली बार कितने आए थे 50, उससे पिछली बार कितने आए थे 40, अच्छा 10-10 बढ़ रहे हैं तो इस बार 70 आ गए, पहले 40 थे, फिर 50 और 60, अब 70 है। वो कहता है पढ़ाई वढ़ाई कितनी कर, हमें क्या लेना देना। आगे मेरे ख्याल काफी क्लियर हो गया। टेक्निकल मतलब सिंपल डिमांड सप्लाई मूवमेंट को देखकर प्राइस पैटर्न्स को स्टडी करके डिसाइड करना। The basic assumption underlying technical analysis as articulated by Robert E. Levy are as under. First, the interaction of the demand and supply forces determines the market price. कहता है सेल परचेज से तो मार्केट प्राइस निकलेगी, डिमांड सप्लाई से तो मार्केट प्राइस लगेगी। A variety of factors, both rational and irrational, influence the demand and influence the supply and demand in the market. Stock prices tend to move in firstly persistent trends except minor deviations. कहते हैं जो प्राइस मूव करते हैं ना वो एक ट्रेंड के हिसाब से मूव करते हैं। अगर बढ़ने वाला ट्रेंड है तो फिर प्राइस बढ़ते ही रहेगी, बीच बीच में डिप आते रहेंगे, माइनर डेविएशंस आएंगे। चेंजेस इन ट्रेंड्स आर द रिजल्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। कहते हैं ट्रेंड कब चेंज होगा, जब कोई मेजर डिमांड और सप्लाई में शिफ्ट आ जाए। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कैन बी डिटेक्टेड with the help of charts of market actions without considerations of the reasons of the shift. कहता रीजन पे मत जाओ, आप देखो बस पैटर्न देखो डिमांड सप्लाई का क्या, और उससे आइडिया लगाने की कोशिश करो आगे क्या होगा। जैसे डॉक्टर थर्मामीटर लगा लगा के आपका टेम्परेचर स्टडी करके आइडिया लगाता है बुखार गिर रहा है या बुखार चढ़ रहा है। एनालिसिस ऑफ पास्ट मार्केट डेटा कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस बिहेवियर बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ ट्रेंड एंड पैटर्न्स। कहते हैं ट्रेंड और पैटर्न्स रिपीट करते हैं तो पास्ट को देखो, उसको देखते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो। राइट जी, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस, इसमें सारे चीजें जो है उससे चलती हैं साइकोलॉजिकल। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं टेक्निकल का। जैसे प्राइस है ऐसे से फॉल कर रहा है, ऐसे जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो यही कहेगा इस शेयर का प्राइस तो गिरेगा। वो 30 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज निकाल कर आइडिया लगाने की कोशिश। और अगर मान लीजिए अभी तो वो कहते हैं गिरेगा गिरेगा, प्रिडिक्ट करते रहेंगे,
फिर देखेंगे थोड़ा चढ़ा तो अभी बोलेंगे नहीं कि गिरेगा, फिर इसकी मूवमेंट अगर देखेंगे ना थोड़ी परसेंटली चेंज होगी, बस अब उनका आइडिया चेंज होना छोड़ देगा, अब ये बढ़ेगा। मेरे पास तो एक जानकार मिले, बड़े घिसे हुए आदमी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे एक ही बात बताया, कहता है ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो दिमाग मत लगाया करो, आपने 200 डेज मूविंग एवरेज निकाला करो। अगर आप लगातार देख रहे हो गिर रही है तो ऐसे शेयर बेच दिया करो, सोचो ही मत, दिल को कड़ा कर दो, बेच दो। जब लगातार देखो ना 4 बार ये गिर रही है एक महीने से, तो बेच दिया करो, और जब लगे लगातार बढ़ रही है खरीद लिया करो, बिना सोचो। दिमाग लगाया तो नुकसान हो जाएगा तुम्हें, कहते दिमाग मत लगाओ। बहुत समय पहले बात कही थी, तो थोड़ा मुझे डाटा भी ध्यान से नहीं है यार, तो पर उसके लिए बताओ कोई काम करो जिसमें दिमाग मत लगाओ, तो कितना मुश्किल हो जाता है। जिसको दिमाग लगाने का शौक, और दिमाग लगाते ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे फैक्टर्स आप देख नहीं सकते ना सारे। तो कहते हैं कि जरूरत क्या है, कुछ हो रहा है बाजार में हम अननोन, बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं कुछ होता है बाजार में हम अननोन है। जो होता है बाजार में, जो लोग जानते हैं उसके बारे में, वो रिएक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से प्राइसेस अप एंड डाउन होते हैं। तो 200 डेज कहते हैं बड़ा अच्छा तरीका है, जब लगातार ये गिरने शुरू हो जाए, जैसे पहले बढ़ रहा है तो आप खरीदो, जब लगातार गिरना शुरू हो जाए, आपको लगे तो फॉलिंग पैटर्न आ रहा है, तो उस शेयर को बेच दो, फिर उसका ध्यान मत लगाओ जब तक गिर रहा है, कुछ मत करो, सारे बेच दो। जब तुम देखो लगातार कुछ समय बढ़ना शुरू हुआ तो आपसे खरीदो। कहता कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हमें चेंजेस पता नहीं चलते, पर आपको नुकसान नहीं हुआ। एक बात उन्होंने मुझे सजेस्ट की, और अच्छे पैसे कमाया करते रहे। तो समझ आ गया टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस तो सिंपल सा है, अभी मूवमेंट के हिसाब से पैसा लगाओ।